नमस्कार साथियों। आज हम बात करने वाले हैं आपके सामने बुद्धि की टॉपिक को लेकर, यानी कि इंटेलिजेंस। साथियों, मैं आपको बता दूं कि सीटेट की परीक्षा के अंदर जो बुद्धि का टॉपिक है, इंटेलिजेंस का जो टॉपिक है, इसमें से एक दो प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं और हर बार पूछे गए हैं। तो पिछले एग्जामों में भी हमसे बुद्धि के टॉपिक में से कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, आज हम उनके सामने आपके सामने चर्चा करेंगे। स्वागत है सभी साथियों का आपके अपने प्लेटफॉर्म साइकोलॉजी कैंपस पर। और आप सभी यहाँ पर स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर कर रहे हैं। तो उसी तैयारी में हम एक आपके लिए छोटा सा योगदान, यानी कि हम आपके लिए क्लास लेकर आ रहे हैं और आप सभी उनको अच्छे से देख रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और सब्सक्राइब भी चैनल को आप कर रहे हैं। टेलीग्राम का जो हमारा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर रहे हैं, टेलीग्राम का जो हमारा चैनल है साथियों, उसको भी आप सभी ने ज्वाइन कर लिया है। ठीक है साथियों, ये जितने भी क्लासें हैं उन सबको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देते हैं, वहाँ आप आराम से देख सकते हैं। आते हैं टॉपिक पर। हमारा टॉपिक आज का साथियों बुद्धि, यानी कि इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस यानी कि मैं बात करूँ साथियों, हर व्यक्ति के अंदर यहाँ चाहे वो किस तरह का ही क्यों ना हो, उस सब व्यक्तियों के अंदर सोचने समझने की एक जो बुद्धि होती है वह सभी के अंदर पाई जाती है। ऐसा नहीं हो सकता है कि किसी के अंदर बुद्धि नहीं हो। हर व्यक्ति, हर प्राणी के अंदर यहाँ पर बुद्धि हमें देखने को मिलती है, किसी में कम तो किसी में ज़्यादा। तो जो बुद्धि है साथियों, इसके यानी कि मैं बात करूं, इस बुद्धि के अंदर अनेक सारे क्या होते हैं, अनेक सारे जो हमारी संरचना बनी होती है, उसमें कौन कौन सी संरचनाएं बनी होती है, हम उनकी आपके सामने बात करते हैं। क्या हमें किसी भी समस्या का समाधान करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा। तो हमें साथियों क्या करना पड़ेगा, चिंतन, थिंकिंग। तो हमारी जो बुद्धि होती है, हम उसके माध्यम से क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। और चिंतन के माध्यम से साथियों हम क्या करते हैं, चिंतन के माध्यम से हम समस्या का समाधान, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, यानी कि समस्या समाधान क्षमता, यानी कि समस्या को हम क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। किसके माध्यम से कर देते हैं, चिंतन के माध्यम से करते हैं। चिंतन कहाँ से आया, बुद्धि में से आया। तो साथियों इस बुद्धि के माध्यम से हम हमारी जो भी समस्याएं हैं उनको हम समाप्त कर देते हैं। ठीक है। कल्पना यानी कि इमेजिनेशन। साथियों कल्पना यानी कि हम दिमाग के अंदर बात करें किसी भी वस्तु या विषय वस्तु की, तो हम एक इमेजिनेशन बना के उसकी हम क्या कर लेते हैं, कल्पना करते हैं। देखिए, एक जो आर्किटेक्चर होता है, यानी कि जो मकान बनाने वाला होता है, तो वह इस खाली प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो वह अपने दिमाग के अंदर ही इमेजिनेशन बना के कि यहाँ पर आपका गैरेज हो जाएगा और यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट हॉल हो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ आपका किचन हो जाएगा, यहाँ आपका बेडरूम हो जाएगा और ये आपका स्टडी रूम हो जाएगा। तो एक इन्होंने जो नक्शा बनाया है वो एक इमेजिनेशन के माध्यम से बनाया है। तो यह किसके माध्यम से है, बुद्धि के माध्यम से ही उन्होंने कल्पना करके बनाया है। ठीक है साथियों। मल्टी डायमेंशनल, बहुआयामी। साथियों जो बुद्धि होती है उसमें एक आयाम नहीं होते, अनेक सारे आयामों से मिलकर बुद्धि यहाँ पर बनी होती है, यानी कि मल्टी डायमेंशनल इसमें रूप होता है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, यानी कि आनुवंशिकता और वातावरण। साथियों अगर मान लीजिए किसी के पिताजी यहाँ पर आईएएस हैं या बड़ी और ओहदे की नौकरी पर हैं, तो क्या बच्चा अभी यहाँ पर अच्छी नौकरी पर है, किसी के हो भी सकते हैं, किसी के नहीं भी हो सकते हैं। यह एक हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का ही इफेक्ट है। अगर बच्चे को आपने उसी इन्वायरमेंट में यहाँ पर डाला है तो वह उसी जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा आपका बच्चा यहाँ पर बन जाएगा। अगर आपने उस स्थिति में अगर नहीं रखा है तो नहीं हो पाएगा। तो हेरिडिटी जो इन्वायरमेंट, जो कि एक अलग से टॉपिक भी है, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। तो यह हमारा किससे जुड़ा हुआ है, ये बुद्धि से जुड़ा हुआ है। कौन, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। अगला है साथियों अनुकूलन, यानी कि एडेप्टेशन। अनुकूलन कहता है कि वातावरण के अनुसार ढालना। वातावरण के अनुसार साथियों खुद को डालना ही क्या होता है, अनुकूलन होता है। हम जिस भी परिस्थिति में होते हैं हमें उसके अनुसार डलना ही होता है। अगर हम जिस परिस्थिति में नहीं डल पाएंगे तो हमारा एडजस्टमेंट यानी कि समायोजन नहीं हो पाएगा। ठीक है साथियों। परिवर्तनशील, चेंजेबल। तो साथियों परिवर्तन तो होना तय है, परिवर्तन इस दुनिया में जरूरी है, क्योंकि परिवर्तन समय के अनुसार सबको क्या होना पड़ता है, परिवर्तन होना पड़ता है। तो समय के अकॉर्डिंग सब कुछ चेंज यहाँ पर होना ही पड़ेगा।
ठीक है साथियों, जटिल क्षमताओं का समूह होती है। हमारी जो बुद्धि होती है साथियों, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कैपेबिलिटीज, यानी कि जटिल क्षमताओं का समूह होती है। यानी कि किसी भी चीज़ को हम आसानी से सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते। साथियों, हमें किसी भी चीज़ को आसानी से तभी सीख पाएंगे जब हम उसमें चिंतन करेंगे, कल्पना करेंगे, समस्या का समाधान करेंगे। तो यह अनेक सारे तत्वों से मिलकर बनी हुई है, यानी कि अनेक सारे सेट से मिलकर बनी हुई है। तो जटिल क्षमता का रूप माना जाता है। तो जो बुद्धि होती है वो जटिल क्षमताओं का रूप भी यहाँ पर होती है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट हैं वो बुद्धि से ही जुड़े हुए हैं और इन्हीं में से हमसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। ठीक है साथियों, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्धि, लब्धि और उनकी स्थिति। देखिए, आईक्यू के आधार पर इन्होंने बुद्धि की स्थिति बताई है कि कितने से कितना जो होता है वो कौन कौन सी बुद्धि यहाँ पर रखता है। तो साथियों, इसमें हमें ज़्यादा गहराई में जाना नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो एवरेज बुद्धि होती है वह कितनी से कितनी होती है, 90 से 109 इसमें होती है। और 25 से कम जड़ बुद्धि, 25 से 49 में जड़ बुद्धि, 50 से 59 मूर्ख बुद्धि और 70 से 79 इसमें आपकी मंद बुद्धि होती है। तो आपको केवल इसका ध्यान रखना है। और मैं बात करूं, आपको इसका ध्यान रखना है। प्रतिभाशाली बालक में कितनी होती है, 140 से ऊपर। आपको केवल 2 ही ध्यान रख लेना है। एक तो ये ध्यान, तीन आप ध्यान रख लेना इसमें, 1, 2 और 3, केवल 3 बुद्धि का आप ये स्थिति ध्यान रख लेना है कि 140 से ऊपर जिसकी बुद्धि लब्धि होती है वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, यानी कि गिफ्टेड बालक वो होते हैं। और 90 से 109 में सामान्य बुद्धि होती है और 25 से 49 के अंदर जड़ बुद्धि होती है। साथियों, तो आपको इस चार्ट के अंदर केवल ये 3 आप ध्यान रख लेना है। आगे है बुद्धि के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, कि बुद्धि के कौन कौन से प्रकार होते हैं। साथियों, अनेक सारे मनोवैज्ञानिकों ने यहाँ बुद्धि के अलग अलग प्रकार बताए हैं, लेकिन सीटेट की एग्जाम के अकॉर्डिंग हम बात करें तो केवल 2 या 3 की हम बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं में से पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। और अन्य जो भर्ती परीक्षाएं होती है, रिट या सुपरटेट या DSSB, इनके अंदर बहुत सारा मैटर पूछा जाता है, लेकिन सीटेट के अंदर इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता। जो पूछा जाता है वो आपके सामने स्क्रीन पर हमें दिखाई दे रहा है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की होती है, पहले तो ये बता दीजिए आप। 3 प्रकार की होती है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार में बताए हैं। कौन कौन से बताए हैं साथियों, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। यानी कि मूर्त बुद्धि देखिएगा कौन सी होती है। मूर्त बुद्धि, मूर्त रूप, यानी कि हमें जो दिखाई दे रहा है, आंखों से हम जिसको देख रहे हैं आसानी से, वही तो मूर्त बुद्धि होती है। जब हम आंखों से किसी भी चीज को आसानी से देख रहे हैं तभी तो हम उसके बारे में कल्पना कर पा रहे हैं, चिंतन कर पा रहे हैं और उसके माध्यम से ही हम चीजों को देखकर कार्य कर पा रहे हैं। देखिए क्या कहती है कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस, यानी कि साथियों मूर्त बुद्धि से अभिप्राय जो चीजें हमारे सामने होती है, यानी कि हमारे आंखों के सामने होती है। मूर्त का मतलब प्रत्यक्ष चीजों को देखकर हम कार्य करते हैं, मूर्त बुद्धि के अंतर्गत ही आता है। बिल्कुल, तो हम एक तो मूर्त बुद्धि होती है। अमूर्त बुद्धि क्या कहती है, यानी कि अबस्ट्रैक्ट थिंकिंग इंटेलिजेंस, जो बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती है और भावनाओं और विचारों से संबंधित होती है। जिसे अमूर्त बुद्धि के बारे में ये कहा गया है कि अमूर्त बुद्धि वह बुद्धि होती है जिसमें हम बिना देखे किसी भी चीज के बारे में विचार कर सकते हैं, सोच समझ सकते हैं। वह बुद्धि कवि के अंदर यहाँ पर पाई जाती है, डॉक्टर के अंदर और चित्रकार के अंदर पाई जाती है। कौन सी, अमूर्त बुद्धि। ठीक है साथियों, अगला है सामाजिक, यानी कि सोशल इंटेलिजेंस। समाज सेवी जो होते हैं, समाज के लिए कार्य करते हैं, सामाजिक बुद्धि उनमें होती है। जैसे कि नेता लोग होते हैं, व्यवसाय होते हैं, या फिर हम समाज सेवी कह सकते हैं, और अध्यापक होते हैं। इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है साथियों, इनमें होती है सोशल इंटेलिजेंस, यानी कि सामाजिक बुद्धि होती है। तो एक तो मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि किसके अनुसार है, थॉर्नडाइक के अनुसार है। याद कर लेना साथियों, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, 3 प्रकार बताए। कौन कौन से बताए बताइए, एक तो मूर्त बताए, अमूर्त बताया और एक सामाजिक बताया। तीनों के तीनों रूप आपको ध्यान रखने हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। देखिए 1916 की बात थी। 1916 में टर्मन के द्वारा, किसके द्वारा, टर्मन के द्वारा बुद्धि लब्धि का एक सूत्र दिया। यानी कि 1916 के अंदर टर्मन के द्वारा एक बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया है। सूत्र कौन सा है साथियों, आपको केवल सूत्र ध्यान रखना है, मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज बटे वास्तविक आयु यानी कि क्रोनोलॉजिकल एज इनटू में 100।
यह आपको ध्यान में रखना है, यानी कि मानसिक आयु बटे में क्रॉनिकल एज इनटू में 100, यह आपको ध्यान में रखना है। किसके द्वारा दिया गया साथियों? यह टर्मन के द्वारा दिया गया। कब दिया गया? 1916 में दिया गया। यही पूछा गया है अब तक साथियों कि यह सूत्र किसके द्वारा दिया गया है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं त्रिचापीय या फिर त्रिघटकीय सिद्धांत। स्टर्नबर्ग ने इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? स्टेनबर्ग के द्वारा किया गया है। त्रिचापीय जो सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है या त्रिघटकीय सिद्धांत दिया गया है, स्टेनबर्ग ने दिया है। स्टेनबर्ग ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा गया है? वही 3 भागों में बांटा है। अभी पहले हमने पढ़ा थॉर्नडाइक ने कितने भागों में बांटा बुद्धि को? 3 भागों में बांटा। और स्टेनबर्ग ने कितने भागों में बांटा? वही 3 भागों में बांटा। अब कौन कौन सी है स्टेनबर्ग के द्वारा? एक तो है अनुभवात्मक बुद्धि, यानी कि एक्सपेरिमेंटल इंटेलिजेंस। यह बुद्धि अनुभवों पर आधारित होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों से कुछ नई खोज करता है। क्या करता है साथियों? यानी कि व्यक्ति यहाँ पर अपने पुराने जो भी अनुभव हैं उन अनुभवों के माध्यम से ही नई खोज करता है और अपने अनुभवों से कुछ नया क्रिएट करता है। नई सृजनात्मक जो सोच होती है, क्रिटिकल जो थिंकिंग होती है, वह यहाँ पर पैदा करता है। किसके माध्यम से? अनुभवात्मक बुद्धि के माध्यम से। कौन कहते हैं? स्टेनबर्ग कहते हैं। स्टेनबर्ग की यहाँ पर हमने एक पढ़ी अनुभवात्मक बुद्धि, दूसरी है यहाँ पर साथियों घटकीय बुद्धि। कौन सी? सेकंड नंबर की यहाँ पर घटकीय बुद्धि है, जिसे हम कहेंगे कंपोनेंटल इंटेलिजेंस। घटकीय बुद्धि वाले व्यक्ति कल्पना शक्ति से बहुत कुछ सोच लेते हैं। ये अमूर्त बुद्धि वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे लोग हर चीज के पीछे कारण जानना चाहते हैं। बस वही बात हो गई। घटकीय बुद्धि किसका रूप बताया गया है? घटकीय बुद्धि को अमूर्त चिंतन का रूप बताया गया है। जैसे हमने अभी थॉर्नडाइक के उसमें पढ़ा था कि अमूर्त बुद्धि वाले, तो बस वही है घटकीय बुद्धि, जो कि बिना इमेजिनेशन के माध्यम से, बिना चीज़ों को देखे हुए ही सारी चीज़ें अपने दिमाग के अंदर चिंतन कर सके, कल्पना कर सके, वही होते हैं घटकीय बुद्धि। यानी कि हर घटक, हर चीज को वह अपने दिमाग के अंदर ही एनालिसिस कर लेते हैं, उनका विश्लेषणात्मक रूप सोच लेते हैं। किसमें? घटकीय बुद्धि के अंदर। अगला है हमारा संदर्भात्मक बुद्धि, यानी कॉन्सेप्चुअल इंटेलिजेंस। इसमें देखिए साथियों, व्यक्ति इसमें सूचनाओं का सही ढंग से उपयोग करने में सफल हो जाता है। सूचनाओं को कलेक्ट करने में क्या हो जाता है? सफल हो जाता है, जिससे कि उसको अधिक लाभ हो। यह व्यक्ति पर्यावरण के समायोजन रखते हैं और व्यवहारिक भी होते हैं। संदर्भात्मक बुद्धि यानी कॉन्सेप्चुअल जो इंटेलिजेंस के अंदर व्यक्ति किस तरह की सोच रखते हैं साथियों, इसमें व्यक्ति हमें पर्यावरण के अकॉर्डिंग भी रख सकते हैं और इसमें हर सूचनाओं को कलेक्ट यहाँ पर करते हैं और सही ढंग से उनका क्या करते हैं? इन्वायरमेंट के अंदर, पर्यावरण के अंदर अपना खुद का क्या करते हैं? समायोजन कर लेते हैं। और कैसे होते हैं? व्यवहारिक व्यक्ति होते हैं। तो स्टेनबर्ग के द्वारा कितनी बुद्धि हमने पढ़ ली? 3 प्रकार की बुद्धि। पहली हमने पढ़ी साथियों, हमने पहली पढ़ी अनुभवात्मक बुद्धि। अनुभवात्मक बुद्धि के बाद हमने पढ़ा घटकीय बुद्धि। घटकीय बुद्धि के बाद में पढ़ा हमने संदर्भात्मक बुद्धि। यानी कि 3 बुद्धि यहाँ पर किसके द्वारा दी गई है? स्टेनबर्ग के द्वारा दी गई है। अगला है साथियों बुद्धि के सिद्धांत। बुद्धि के सिद्धांत देखिए, एक कारक सिद्धांत और 2 कारक सिद्धांत बड़े इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे गए हैं, तो हमें ध्यान में रखना है। एक कारक जो सिद्धांत है यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? बीनी के द्वारा दी गई है। बीनी साहब ये कहते हैं कि बुद्धि एक ही प्रकार की होती है, यानी कि एक व्यक्ति के अंदर एक ही प्रकार की बुद्धि होती है। इसी के माध्यम से यहाँ पर सारी एक्टिविटीज करता है, सोच विचार करता है। कौन कहते हैं? ये कहते हैं बीने। तो एक कारक सिद्धांत या एक प्रकार की बुद्धि किसके द्वारा बताई गई है? बीने के द्वारा बताई गई है। ठीक है साथियों। दूसरा है यहाँ द्विकारक सिद्धांत, यानी कि 2 फैक्टर थ्योरी किसके द्वारा बताई गई है? स्पीयरमैन के द्वारा बताई गई है। स्पीयरमैन के द्वारा बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए हैं साथियों? बुद्धि के 2 प्रकार बताए गए हैं, 2 फैक्टर यहाँ बताए गए हैं। इसमें एक होता है जनरल फैक्टर, यानी कि जनरल इंटेलिजेंस, जिसे हम कहेंगे सामान्य योग्यता, जो कि सभी व्यक्तियों में हमें दिखाई देती है, सभी व्यक्तियों के अंदर पाई जाती है। दूसरा बताया इन्होंने एस फैक्टर। एस फैक्टर यानी कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, विशिष्ट योग्यता, जो कि कुछ व्यक्तियों में ही पाई जाती है और उसी के माध्यम से ही वह व्यक्ति क्या करता है? अपना पर्यावरण में या अपना समाज के अंदर उसको जाना जाता है। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर लेखन की कला अगर अच्छी है तो वह लेखक हो जाएगा, बोलने की कला अच्छी है तो वह
कवि बन जाएगा। तो कुछ न कुछ यहाँ विशिष्ट योग्यता उसके अंदर पाई जाती है। ये कौन कहते हैं? स्पीरमैन साहब। आपको अच्छे से यहाँ पर याद रखना है कि एक कारक सिद्धांत बुद्धि का विनिमोदे के द्वारा बताया गया है और द्विकारक सिद्धांत यहाँ पर स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया है। एक तो सामान्य योग्यता वाली बुद्धि और एक विशिष्ट योग्यता वाली बुद्धि। ठीक है साथियों, याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यही एग्जाम के अंदर पूछा गया है। ठीक है साथियों, अगला है त्रिआयामी सिद्धांत, यानी कि बुद्धि का एक त्रिआयामी सिद्धांत है। थ्री डायमेंशनल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? त्रिआयामी जो सिद्धांत दिया गया है जेपी गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? जेपी गिलफोर्ड ने किया है। इस सिद्धांत को बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं साथियों। गिलफोर्ड के अनुसार मानसिक योग्यता प्रमुख रूप से 3 तत्वों से होती है। कौन कौन सी तत्वों से होती है? 3 प्रकार के तत्वों से होती है। कौन कह रहे हैं? गिलफोर्ड महोदय कह रहे हैं। गिलफोर्ड महोदय ये कह रहे हैं कि बुद्धि की जो संरचना होती है, हमारी जो मानसिक जो योग्यता होती है, वो 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। अब 3 तत्व हम देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक तो साथियों विषय वस्तु, यानी कि कॉन्टेक्ट। कौन कौन सी विषय वस्तु है? विषय वस्तु को ध्यान में रखकर ही किसके माध्यम से? अपनी मानसिक योग्यता के माध्यम से विषय वस्तु। ठीक है साथियों, एक ही हो जाएगी। दूसरी है संक्रियाएं, यानी कि ऑपरेशनल। ठीक है साथियों। तीसरे नंबर की है उत्पाद, यानी कि प्रोडक्ट। यानी कि हम इसको यहाँ कह सकते हैं एक ट्रिपोलर प्रोसेस हो गया ये। तो इसमें एक तो हो गया कॉन्टेक्ट, इसमें एक हो जाएगा ऑपरेशनल और एक हो जाएगा प्रोडक्ट, यानी कि उत्पाद। विषय वस्तु के कौन कौन सी विषय वस्तु अपनाकर आप कौन कौन सी सक्रियाएं यहाँ पर कर रहे हैं, और फिर आपको जो परिणाम मिलने वाले हैं वो उत्पाद के रूप में आपको मिलेंगे, यानी कि प्रोडक्ट आपका बनेगा। तो ये विषय वस्तु, संक्रियाएं और उत्पाद तीनों की तीनों ऑप्शन में एजिटिव में मिलेगी और पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी है, कौन सी नहीं है, किसके द्वारा दी गई है? गिलफोर्ड महोदय के द्वारा दी गई है। ठीक है साथियों, आपको ये ध्यान में रखना है, कई बार पूछे भी गए हैं एग्जाम के अंदर। अगला हो जाएगा हमारा हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। साथियों, हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत सीटेट की जितने भी एग्जाम हुई है साथियों, इसमें मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत ही आता है। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा दी गई है। साथियों, हॉवर्ड गार्डनर जो कि अमेरिका के बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, इनके द्वारा कौन सा सिद्धांत दिया गया है? इनके द्वारा बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया गया है। यानी कि ये कहते हैं कि बुद्धि एक आयामी होती है या बहुआयामी होती है? बताइए। बुद्धि ये कहते हैं साथियों कि बुद्धि बहुआयामी या अनेक प्रकार की होती है। ये कौन कहते हैं साथियों? ये कहते हैं हॉवर्ड गार्डनर। हॉवर्ड गार्डनर कहते हैं कि बुद्धि बहुआयामी होती है, मल्टीपल इंटेलिजेंस होती है, अनेक प्रकार बुद्धि के होते हैं। यानी कि किसी भी व्यक्ति के अंदर मैं बात करूं, ये हमारी मानसिक संरचना है, इसके अंदर कितने स्ट्रक्चर होते हैं, कितने तत्व होते हैं बुद्धि के? ये कहते हैं साथियों कि बुद्धि के कितने होते हैं? 8 तत्व होते हैं। बुद्धि कितने प्रकार की होती है? 8 प्रकार की होती है। तो हमसे पूछ लिया जाए कि हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार, किसके अनुसार? हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि के कितने प्रकार हैं? तो हम बताएंगे कि बुद्धि के 8 प्रकार हैं। साथियों, एनसीईआरटी के अंदर, एनसीईआरटी जो पुस्तक है उसके अंदर भी हॉवर्ड गार्डनर के बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए हैं? 8 प्रकार ही बताए गए हैं। तो हमें बार बार पूछा भी गया है पिछले एग्जामों में कि हॉवर्ड गार्डनर ने बुद्धि कितने रूप माने हैं? 8 ही प्रकार इन्होंने 8 ही टाइप्स इन्होंने माने हैं। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग भी 8 ही हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से इन्होंने बुद्धि के प्रकार बताए हैं। इन्हीं में से ही बार बार प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। देखिए साथियों, पहला है हमारे सामने भाषाई बुद्धि, यानी कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब भाषाई बुद्धि किन किन के अंदर पाई जाती है? अब वकील के अंदर कौन सी बुद्धि होती है? भाषाई बुद्धि। वह जो जब बेंच के अंदर बहस करते हैं तो जो वकील लोग होते हैं वह अपनी जो लैंग्वेज होती है उस पर कंट्रोल करते हुए कितना अच्छे तरीके से यहाँ पर जज साहब या फिर जो भी होता है उनसे बहस करते हैं।
तो इनमें कौन सी यहाँ पर बुद्धि देखी जाएगी साथियों? इनमें भाषाई बुद्धि ही देखी जाएगी। जो कवि होते हैं साथियों, कवि पर जिनकी जो लैंग्वेज होती है इन पर इतना पकड़ होती है उनको, तो उनमें भी ये जो भाषा की बुद्धि इनमें देखी जाती है कवि के अंदर। जो पत्रकार होते हैं, पत्रकार भी चुन चुनकर शब्दों को जनता के सामने बोलते हैं, रखते हैं, तो उनमें भी कौन सी देखी जाती है? भाषाई बुद्धि ही होती है। तो साथियों, चाहे कवि हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे वकील हो, इनमें कौन सी बुद्धि हमें देखी जाएगी? उनमें भाषिक बुद्धि ही हमें देखी जाएगी। ठीक है साथियों, अगला है हमारा सेकंड, यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि, जिनमें लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस यानी कि गणितीय बुद्धि यानी कि मैथमेटिकल जो इंटेलिजेंस जिसके अंदर पाई जाती है उनको देखते हैं हम। अकाउंटेंट साथियों, जो लेखाकार होते हैं, लेखाकार में कौन सी बुद्धि होती है? ये डायरेक्ट उदाहरण आते हैं हमारी एग्जाम के अंदर, हमसे डायरेक्ट उदाहरण ही पूछे जाते हैं कि इन व्यक्तियों में कौन कौन सी बुद्धि पाई जाती है। अभी हम प्रश्नों की चर्चा आपके सामने करने वाले हैं, थोड़ा आप रुकिएगा। अकाउंटेंट में कौन सी, यानी कि लेखाकार के अंदर भी साथियों गणित रीजनिंग की यानी कि तार्किक गणितीय बुद्धि हमें देखने को मिलती है। वो एक जब ऑफिस के अंदर सारी लेखाकार में बात करता हूँ सीए यानी कि चार्टेड अकाउंट जो होते हैं उनमें भी कौन सी होती है? उनमें भी तार्किक गणितीय बुद्धि देखी जाती है। सारा लेखा जोखा जो रखते हैं वो लेखाकार यानी कि अकाउंटेंट ही तो रखता है, तो उनमें बस वही तो बुद्धि होगी, तार्किक गणितीय वाली हो जाएगी। जो बैंक वाले होते हैं, सारा लेखा जोखा रखते हैं बैंक का, उनमें भी यही बुद्धि देखी जाती है। और जो साथियों साइंटिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट की मैं बात करूँ, अब्दुल कलाम आजाद थे, देखिएगा एक बार, तो अब्दुल कलाम आजाद में कौन सी बुद्धि थी? आप बताइए मुझको, अब्दुल कलाम जी में कौन सी बुद्धि हमें देखी गई? बताइए। अब्दुल कलाम आजाद में हम कौन सी बुद्धि कहेंगे? उनमें तार्किक गणितीय बुद्धि थी, उनको हम मिसाइल मैन भी कहते हैं, वो साइंटिस्ट भी थे, वो हमारे राष्ट्रपति भी हैं। तो कौन सी बुद्धि होगी साथियों? उनमें होगी तार्किक गणितीय बुद्धि। ठीक है साथियों, आगे है स्थानिक बुद्धि। स्थानिक बुद्धि यानी कि स्पेशल इंटेलिजेंस, यानी कि एक ही स्थान पर बैठकर और कुछ नई चीज का बनाना। देखिएगा इसमें कौन कौन से होते हैं? मूर्तिकार। जब मूर्तिकार होता है तो वह अपनी मूर्तियों को, जब उसके सामने कोई इमेजिनेशन नहीं होता है, वो अपने दिमाग के अंदर ही बस अमूर्त चिंतन के माध्यम से अनेक सारे इमेजिनेशन बना के वस्तु को क्या करता है? बनाता है, नई नई वस्तु बनाता है, नई नई मूर्तियां वो गढ़ता है। कौन? मूर्तिकार। ठीक है साथियों, चित्रकार। जब पेंटर, चित्रकार जो होते हैं वह भी तो अनेक सारे चित्र यहाँ पर बनाते हैं, बिना सामने को चित्र रखे हुए ही अपने दिमाग के माध्यम से ही नए नए चित्र ही बनाते हैं, तो उनमें भी स्थानिक बुद्धि होती है। और जो आर्किटेक्चर होते हैं यानी कि मकान का जो नक्शा बनाने वाले होते हैं साथियों, वह उनमें भी कौन सी बुद्धि होती है? उनमें भी स्थानिक बुद्धि ही देखी जाती है। अगला है साथियों हमारा शारीरिक गति बुद्धि। अब शारीरिक गति बुद्धि यानी कि बॉडी काइनेस्टिक इंटेलिजेंस, इसके अंदर क्या होता है साथियों? इसमें हमारी जो बॉडी होती है, शरीर होता है, उसके माध्यम से ही हम जो बुद्धि, जो एक्टिविटी हम करते हैं वो इसमें देखी जाती है। जैसे कि अभिनेता और अभिनेत्री होते हैं, यानी कि एक्टर्स जो होते हैं वह अपनी बॉडी को इतना मेंटेन किए हुए रहते हैं कि आप मानिएगा नहीं, वो डांस की तो डांस भी कर लेंगे, वह किसी से लड़ाई झगड़े की तो वो भी कर लेंगे, और यानी कि हर चीज की एक्टिविटी यानी कि करने की एबिलिटी उनमें होती है। किसके माध्यम से होती है? वह शारीरिक गतिक बुद्धि के माध्यम से ही देखी जाती है। और जो एथलेटिक होते हैं साथियों, एथलेटिक खिलाड़ी जो होते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि देखी जाती है? सीधी सी बात है, उनमें खिलाड़ियों के अंदर शारीरिक गतिक बुद्धि देखी जाती है। ठीक है साथियों, और जो डांसर होते हैं, डांसर भी अपनी बॉडी को इतना फिट रखते हैं, यानी कि उनमें भी कौन सी बुद्धि होती है? शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। और सर्जन जो होते हैं साथियों, उनमें भी शारीरिक जो गतिक बुद्धि का मजबूत होना बेहद जरूरी है। आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस जो मूवी देखी होगी, संजय दत्त का रोल आपने देखा होगा, उसके अंदर आप जब वो बॉडी को उसको चीरफाड़ करवाने के लिए बुलाते हैं, तो संजय दत्त के जो हाथ होते हैं थर थर कांपने लग जाते हैं। तो इसका मतलब है कि वह शारीरिक गति यानी कि जो उनका जो बॉडी का जो इंटेलिजेंस है वह कमजोर है। तो एक सर्जन को यहाँ पर कौन सी शारीरिक गति बुद्धि की मजबूत होनी बेहद जरूरी है। और जो पायलट होते हैं उनमें भी ये बुद्धि देखी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं, संगीतात्मक बुद्धि यानी कि म्यूजिकल इंटेलिजेंस साथियों। अब संगीतात्मक बुद्धि जैसे कि सिंगर के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है, एंटरटेनर के अंदर हमें देखने को मिलेगी, और कंडक्टर के अंदर भी हम संगीतात्मक बुद्धि देख सकते हैं। वो जिस हिसाब से अनेक सारे स्टेशनों को एक ही लय ताल के अंदर बोल देते हैं, यानी कि लय ताल
लय ताल के माध्यम से सुरुक बैठाकर जो विशिष्ट योग्यता उनमें होती है साथियों, उनमें कौन सी बुद्धि देखी जाती है? संगीतात्मक बुद्धि इनमें देखी जाती है। अगला है साथियों अंतर व्यक्तिगत बुद्धि, यानी कि इंटरपर्सनल। अब इंटरपर्सनल के अंदर मैं बात करूं साथियों, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें नेता लोग जो होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, और टीचर्स होते हैं, और साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, यानी कि सामने वाले जो व्यक्ति हैं, जनता है, उनके अंदर उनको लुभाते हैं, उनको अपनी ओर क्या करते हैं, खींचते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उनमें कौन सी होती है? इंटरपर्सनल होती है, यानी कि सामने जनता को क्या करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, या जनता को अपनी ओर खींचते हैं। उस हिसाब से इनमें कौन सी हो जाएगी? इंटरपर्सनल। एक और होगी इंट्रापर्सनल। तो इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल में बस हमें इतना ही डिफेक्ट रखना है कि इंटरपर्सनल वाले जो व्यक्ति होते हैं वह तो क्या करते हैं, खुद की बात को सामने रखते हैं, यानी कि खुद की बात को सबके सामने रखते हैं। क्या करते हैं साथियों? खुद की बात को सबके सामने रखते हैं। जो इंटरपर्सनल वाले व्यक्ति होते हैं, अंतर व्यक्तित्व वाले होते हैं। अब जो नेता भी होता है वह भी खुद की बात को सबके सामने रखता है, जनता के सामने रखता है, नहीं रखता है। और जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं वो भी रखते हैं, टीचर्स होते हैं वो भी रखते हैं। तो जो अपने खुद की जो बातें होती है उनको सबके सामने रखते हैं, उनमें कौन सी बुद्धि देखी जाती है? उनमें इंटरपर्सनल अंतर व्यक्तित्व बुद्धि देखी जाती है। अगला है साथियों अंतः व्यक्तित्व, यानी कि इंट्रापर्सनल आप इंटेलिजेंस। आप इतना ध्यान रखना, इंटरपर्सनल वालों को इंट्रापर्सनल में मिला मत देना, आप थोड़ा बस ये ध्यान रखना हमें। तो अंतः व्यक्तित्व यानी इंट्रापर्सनल के अंदर जो हम आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं वह क्या करते हैं, खुद के अंदर ही रिसर्च करते रहते हैं, यानी कि खुद के अंदर ही रिसर्च बार बार, मतलब क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। तो उससे क्या होता है, अपने जो माइंड एक्टिविटी यहाँ पर होती है। तो अंतः व्यक्तित्व बुद्धि ये कहती है कि जो खुद के अंदर ही ज्ञान की संरचना करे बिना बोले, तो उनमें कौन सी हो जाएगी? इंट्रापर्सनल बुद्धि हो जाएगी। तो आध्यात्मिक गुरुओं के अंदर ये देखने को मिलती है। और साथियों दर्शन शास्त्री जो होते हैं इनके अंदर भी ये देखने को मिलती है। किसमें? दर्शन शास्त्रियों के अंदर भी ये देखने को मिलती है। कौन सी बुद्धि? अंतर व्यक्तित्व यानी कि इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है साथियों, ये हो अगला हमारा प्रकृतिवादी बुद्धि। प्रकृतिवादी बुद्धि यानी कि नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, यानी कि जो किसान होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? आप बताएंगे। उनमें पाई जाती है प्रकृतिवादी बुद्धि। जो शिकारी होते हैं उनमें कौन सी बुद्धि पाई जाती है? उनमें भी पाई जाती है प्रकृतिवादी बुद्धि, जो प्रकृति से ही जुड़े रहते हैं। ठीक है साथियों, तो साथियों अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बुद्धि के अंदर हमसे जो हमारी सीटेट की पिछली एग्जाम है उनमें कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है। हॉवर्ड गार्डनर का मानना था प्रत्येक व्यक्ति के पास अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है। ठीक है, देखते हैं भी। बुद्धि जन्म के समय पूर्व निर्धारित और तय होती है? बिल्कुल भी नहीं होती है, इसको काट दीजिएगा आप। अगला है प्रत्येक व्यक्ति के पास केवल एक ही प्रकार की बुद्धि होती है? जी नहीं, हॉवर्ड गार्डनर ने कहा कि बुद्धि के अनेक आयाम होते हैं, बहुआयामी होती है, यह भी नहीं होगा। अगला है बुद्धि कुछ स्थितियों के अनुकूल होने की एक सामान्य क्षमता है? जी नहीं, बुद्धि बहुआयामी होती है और हर परिस्थिति का सामना करने की योग्यता हर व्यक्ति के अंदर पाई जाती है हॉवर्ड गार्डनर के अनुसार। तो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग मात्रा में विभिन्न प्रकार की बुद्धि होती है, बहुआयामी होती है। कौन कहते हैं? हॉवर्ड गार्डनर। तो कौन सा हो जाएगा साथियों? फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हॉवर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि का प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालना संभाव के अनुसार सही है? साथियों पिछली बार पूछा गया ये प्रश्न आपके सीटेट की एग्जाम के अंदर 7 जुलाई 2024 को। तो देखते हैं इनमें से कौन सा जोड़ा जिन हॉवर्ड गार्डनर के द्वारा बताई गई 8 प्रकार की बुद्धि में से सही बैठता है। बुद्धि का प्रकार है भाषिक और अंतः स्थिति
अनुपालन है लेखापाल। क्या आप मुझे बताएं जिसके अंदर भाषिक बुद्धि होगी यानी कि लिंग्विस्टिक जो इंटेलिजेंस होगा, क्या वह लेखापाल होगा? जी नहीं, लेखापाल नहीं होगा। लेखापाल के अंदर तो यानी कि अकाउंटेंट के अंदर तो कौन सी बुद्धि होगी? उसमें होगी तार्किक गणितीय बुद्धि होगी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अगला है सेकंड, बुद्धि का प्रकार स्थानिक बताया गया है और अंत स्थिति अनुपालन की संभावना कौन सी है? वास्तुकार है। वास्तुकार यानी कि स्थानिक बुद्धि बताई गई है वास्तुकार में। साथियों सेकंड ऑप्शन ही हमारा राइट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि एक स्थान पर बैठकर नई नई वस्तुएं बनाना किसका काम है? वास्तुकार का काम है, चित्रकार का काम है। ठीक है साथियों, तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट, सेकंड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला भी देख लेते हैं, शारीरिक गतिक बुद्धि संवेदनात्मक अंतःस्थिति अनुपालन की संभावना में कौन सा बताया है? गायक। साथियों गायक के अंदर क्या शारीरिक बुद्धि हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं होगी। शारीरिक बुद्धि किसमें होगी? खिलाड़ियों के अंदर हमें देखने को मिलती है, और गायक वाली बुद्धि के अंदर तो संगीतात्मक बुद्धि हमें देखने को मिलेगी। ये हमारा नहीं होगा। अगला है प्राकृतिक बुद्धि। क्या प्राकृतिक बुद्धि एक यहाँ शिक्षक के अंदर देखने को मिलेगी? जी नहीं। प्राकृतिक बुद्धि किसमें देखने को मिलेगी? किसान के अंदर हमें देखने को मिलेगी। किसमें देखने को मिलेगी साथियों? किसान के अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है साथियों, कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। डायरेक्ट लाइन टू लाइन मिलान करवाया है सीटेट वालों ने हमसे। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न है कथन एक क्या कह रहा है देखिएगा। शिक्षकों को बच्चों की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। क्या मुझे बताएं आप, बुद्धि लब्धि मापने के लिए क्या एक मानकीकृत जो स्टैंडर्ड एग्जाम परीक्षाएं होती हैं उनका हमें इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एक शिक्षक को बच्चों के सामने इस तरह की एग्जाम, एक मानकीकृत परीक्षाएं नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। आपका कथन गलत हो गया है साथियों। यहाँ पर तर्क क्या कर रहा है? बुद्धि लब्धि को मापने वाली मानकीकृत परीक्षाएं बुद्धि की सटीकता से भविष्यवाणी कर सकती है। क्या ऐसा संभव है? क्या बुद्धि को मापने के लिए हमने आपसे एग्जाम ले ली और आपके जितने नंबर आए हैं उन मानक नंबरों से हम तय कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं, क्या बन सकते हैं, क्या नहीं बन सकते? ये भी बिल्कुल नहीं होगा साथियों। ये सटीकता हम नहीं निकाल सकते हैं। तो आपका कथन भी गलत हो जाएगा और तर्क भी गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, दोनों सही बिल्कुल भी नहीं है, दोनों सही हैं लेकिन ये भी नहीं होगा साथियों। इसमें जो हमारे टाइपिस्ट है यहाँ हो जाएगा गलत। तो यहाँ हो जाएगा साथियों ए और आर दोनों के दोनों ही इसमें क्या है? गलत हैं। दोनों के दोनों ही क्या होंगे? इसमें गलत होंगे। अगला प्रश्न होगा, समकालीन सिद्धांत बुद्धि को किस प्रकार अवधारित करते हैं? देखते हैं किस प्रकार अवधारित करते हैं। एक दिशाई सामान्य क्षमता होती है बुद्धि? जी नहीं। बहुदिशाई क्षमता जिसके विभिन्न अलग अलग आयाम हो सकते हैं। देखते हैं। आनुवंशिकता से ना प्रभावित होने वाली क्षमता? जी नहीं। बुद्धि हमने पढ़ाई है कि जो बुद्धि होती है वह आनुवंशिकता से और वातावरण से दोनों से ही प्रभावित होती है। यह भी नहीं होगा। वातावरणीय कारकों से ना प्रभावित? जी नहीं। वातावरण से भी होती है और आनुवंशिकता से भी होती है, दोनों से ही हमारी बुद्धि प्रभावित होती है। ठीक है साथियों, तो इसमें हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, यानी कि जो बहुदिशाई क्षमता यानी कि विभिन्न आयाम बुद्धि के अंदर अलग अलग आयाम हमें देखने को मिलते हैं एक व्यक्ति के अंदर। साथियों ये प्रश्न आपके सामने थे जिनकी हमने आपके सामने चर्चा की है, और आप मानिएगा नहीं, सीटेट की जो हमारी 14 दिसंबर और 15 दिसंबर को परीक्षा आयोजित हो रही है उसके अंदर भी इन्हीं जो पूछे गए हैं इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और आपने खुद ने यहाँ पर देख लिया है कि पिछले एग्जाम में किस तरह के प्रश्न हमसे पूछे गए हैं। साथियों कोई ज़्यादा बड़े भारी प्रश्न यहाँ पर नहीं पूछे गए, बहुत ही सिंपल इजी गोइंग प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, तो आप बिल्कुल भी लोड ना लें। ठीक है साथियों, बुद्धि का जो टॉपिक है आज हमारा कंप्लीट हो गया है। एक ही क्लास के अंदर हमने आपके सामने सारा का सारा जो मेन यानी कि सीबीएसई वाले यानी कि जो सीटेट की परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो आपके सामने हमने आपके सामने लेके आए हैं। तो आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ साथियों, टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी कैंपस जो हमारा टेलीग्राम का जो चैनल बना हुआ है, पब्लिक चैनल, उसको आप ज्वाइन करेंगे, ये क्लास आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो साथियों क्लास को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू रहेगा। और मैं कहूँ अगली क्लास हम और लेके आएंगे और आप तैयारी को बेहतर और मजबूत बनाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और थैंक यू।